हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का और वो है हमारा रियल नंबर। ठीक है। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे 10th क्लास को। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में सेंटर में आता है 0 और 0 के बाद इधर आते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, और लेफ़्ट साइड आते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। इस तरीके से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मतलब काउंटलेस, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास होते हैं तो होल नंबर। इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे नंबर्स को अगर हम मिलाया जाए तो सारे नंबर्स हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स से भी बड़ा हमारा होता है रैशनल नंबर। ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा जो नंबर सिस्टम है वो है नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर से बड़ा है होल नंबर, जिसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है 0। उससे बड़ा है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 आता है, नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, और उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर अगर वो p/q फॉर्म का है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर q 0 होगा दैट मीन्स हमें डिवीजन किससे करना पड़ेगा? 0 से करना पड़ेगा, और 0 की कोई टेबल होती ही नहीं है, क्योंकि अगर हम 0 की टेबल पढ़ें तो 0 1 भी 0 होगा, 0 2 भी 0 होगा, तो 0 में कोई नंबर आता ही नहीं है। अगर मैं लिखूँ 5/0 दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, और 0 की टेबल में कभी भी 5 आएगा ही नहीं, तो 0 से कोई चीज़ डिवाइड हो ही नहीं सकती। अगर 0 से कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी नंबर अगर वो p/q फॉर्म का है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p 0 हो सकता है, तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। तो अगर हम बात करें डायग्रामेटिकली, अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा मेरा होता है हमारे पास नेचुरल नंबर। ठीक है। उससे बड़ा हमारे पास हो जाता है होल नंबर, उससे बड़ा हमारे पास हो जाता है इंटीजर, और इससे भी बड़ा हमारे पास क्या हो जाता है? रैशनल नंबर, q से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इरैशनल नंबर। जो p/q फॉर्म का नहीं होगा और जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे दैट मीन्स वो क्या होंगे? इरैशनल नंबर होंगे। इरैशनल नंबर किस टाइप के दिखते हैं? √3, √5, √2, √7, ये सभी के सब क्या है? इरैशनल नंबर है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ √4 की, √4 का हम रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि √4 को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 2 लिखेंगे, और हमें पता है रूट कैसे निकलता है? पेयर से एक चीज़ बाहर आती है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 हमारे पास क्या है? 4 का रूट है। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूँ 16 की, तो 16 होता है हमारे पास 4 × 4, तो यहाँ से 4 निकल के बाहर आ जाएगा, तो 4 हमारे पास क्या है? रूट है 16 का। तो 4 का भी रूट होता है, 16 का भी रूट होता है, तो जिनके रूट निकलते हैं और प्रॉपर एक नंबर आ जाता है दैट मीन्स वो हमारे रैशनल नंबर हो जाते हैं। जिनके रूट नहीं निकलते हैं, जैसे √3 का कोई रूट नहीं है, √5 का, √7 का, तो ये हमारे कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रैशनल और इरैशनल की, हमने बात की रैशनल और इरैशनल नंबर को, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास फॉर्म होता है रियल नंबर सिस्टम। ठीक है। तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक हम पढ़ रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर सिस्टम हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम होता है, उससे बड़ा होल नंबर सिस्टम, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर से जो अलग होते हैं वो कहलाते हैं इरैशनल नंबर, और रैशनल और इरैशनल दोनों को कंबाइन किया जाए तो कहलाता है रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर पढ़ने के बाद अब हमें जिसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी वो है प्राइम नंबर्स। ठीक है। और एक हमें ज़रूरत पड़ेगा कंपोजिट नंबर्स। ये 2 नंबर सिस्टम की अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, उसे जानने से पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं।
ठीक है। कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि 2 है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 2 क्या कहलाएगा, 6 का फैक्टर कहलाएगा। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं 6 के फैक्टर 1 है, 1 सबका फैक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 6 का फैक्टर 6 को कौन कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 2 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो 6 का फैक्टर 2 है। 6 को 3 कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो 6 का फैक्टर हमारा 3 है। और 6 को 6 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो 6 का फैक्टर हमारा 6 भी है। ठीक है, इस तरीके से आपको मैनेज करना है कि कौन कौन फैक्टर्स हैं। तो हमने देखा कि 1 जो होगा और इट्सेल्फ जो नंबर खुद होगा, 1 एंड इट्सेल्फ, ये 2 फैक्टर तो सभी के होते हैं। अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 का 1 फैक्टर हमेशा होगा, 5 भी फैक्टर होगा, उसके अलावा भी हो सकते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स, लेकिन 2 फैक्टर्स सबके होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, जैसे मैं 5 की बात करूं, 5 का 1 फैक्टर है और वो खुद फैक्टर है, मतलब इट्सेल्फ फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा 5 के कोई भी फैक्टर नहीं है। तो अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या है, जिनके ओनली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जिनके मोर देन 2, जिनके हमारे पास क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा 6 के पास 1 और 6 को छोड़ के और भी फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर्स थे। जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया है हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। तो आज हमने सीख लिया है प्राइम नंबर्स के बारे में और साथ ही कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये सबसे पहली थ्योरम है आपकी 10th क्लास की, तो ये बिल्कुल बेसिक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर या फिर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी कंपोजिट नंबर है, सारे कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 3 लिख सकती हूँ, और 2 भी हमारे पास क्या है, प्राइम है, और 3 भी हमारे पास क्या है, प्राइम है। फॉर एग्जांपल 8 है, 8 को हम 2 × 4 भी लिख सकते हैं और 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन 2 × 4 में 2 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने लिख दिया 2 × 2 × 2, ये क्या होता है, 8 होता है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब इसके अलावा कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। तो 6 को देखिए, अगर हम 2 × 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। 8 को भी हम जो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा, वैसे 8 को हमारे पास 2 तरीके हैं लिखने के, लेकिन यही है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं है। यहाँ पे एक प्राइम है तो एक नॉन प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना वो यूनिक होगी, उसके अलावा कोई और सी नहीं हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ 12 की, 12 को मैं 2 × 6 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, और 12 को मैं 2 × 2 × 3 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इसके अलावा किसी और तरीके से हम लिख ही नहीं सकते हैं। हाँ, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन आगे पीछे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये एक यूनिक मेथड है। इसके अलावा हम किसी और तरीके से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को नहीं लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो यूनिक होगी, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है, और इसी से हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट है जो हमारी 1.1 है, उसमें कहा है पहले क्वेश्चन में,
कि आपको जो नंबर्स दिए हैं ना, सबसे पहला नंबर आपका 140 दिया है, इसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखिए। या तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको इस तरीके से लिखिएगा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसके फैक्टर्स कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखिए। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, क्योंकि बोर्ड में ये भी कह सकता है कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको इस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है। तो जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम सबसे पहले उसका एक तरीके से फैक्टराइजेशन एलसीएम मेथड से करते हैं। तो 140 का करेंगे, आपको दिख रहा है लास्ट में 0 है। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है? 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 7 ज़ा 14 एंड 0। फिर 2 से करेंगे हम, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो आपको दिख रहा है 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद अब यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये सीधे होगा 5 से डिवाइड। तो 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो 140 का जो रिप्रेजेंटेशन आया अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन आया 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है 140 का अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ठीक है, और भी बीच में क्वेश्चंस हैं, तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें ले रही हूँ। एक हमारे पास क्वेश्चन है 5005, ये हमारे पास क्वेश्चंस है, इसको भी हम करके देखते हैं। तो 5005, क्योंकि लास्ट नंबर इवन नहीं है, 2 से 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप इसको देखेंगे तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए। तो ये डिविजिबल होगा सीधे 5 से। तो 5 1 ज़ा 5, 0 0, फिर 5 1 ज़ा 5। अब उसके बाद आपको चेक करना है। देखिए, आपको चेक सिर्फ और सिर्फ 20 तक ही करना है। 20 तक 95% केसेस में हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, ये सीधा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप 1 होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, 100 को लेंगे तो 11 9 ज़ा 99 और 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11। उसके बाद अगर आपको टेबल याद होगी तब आप कर सकते हैं कि 91 आपको पता है ना, 13 7 ज़ा 91 होता है, इसलिए टेबल की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप क्या कर सकते हैं, 13 7 ज़ा 91 और 7 1 ज़ा 7। तो अब हमारे पास जो ये रिप्रेजेंटेशन होगा, ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, आप 5 असेंडिंग ऑर्डर में लीजिएगा। 5 के बाद आप लेंगे 7, उसके बाद आप लेंगे 11, उसके बाद आप लेंगे 13। इसको आप 7 से भी डिवाइड कर सकते थे, 1001 को। ठीक है, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे, कई बार हम आगे पीछे भी क्या कर देते हैं, डिविजिबल कर लेते हैं कि पहले बड़े नंबर से कर दिया, उसके बाद छोटे नंबर से कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी नंबर होंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि आपको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम नंबर से ही आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को। तो अगर आगे पीछे हो जाता है तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं इसी तरीके से आपको आगे का कोर्स कराऊंगी, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस किस तरीके से आगे की स्टडीज़ करनी है।